अंकल आंटी अब घर पर थे। मेरी माँ ने कहा, इन लड़कियों का क्या करूं? कितना समझाया कि खुशबू ना लगाया करें, शाम के बाद बाहर न जाया करें, बाल भी बिना टोक ना फेंके, लेकिन कुछ भी नहीं सुना इन्होंने। अंकल आंटी परेशान होने लगे। उन्होंने पूछा, आखिर हुआ क्या है? मेरी माँ ने कहा, वही जानना है कि क्या हुआ है। आप बच्ची को डिस्चार्ज कराकर घर ले आए। नंदिनी अब भी बेजान सी घर आ गई। बहुत कमजोर लग रही थी। अभी उसे आए कुछ पल हुए थे कि एक फकीर बाबा टाइप कोई आए घर पर। घर जब वो फकीर बाबा आए, उन्हें कुछ पता नहीं था वो क्यों बुलाए गए हैं यहाँ, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उन्हें बहुत तेज बदबू आई। बहुत अजीब, किसी के होने का एहसास दे रही थी। हमें ये बात ऐसे पता चली कि उन्हें बदबू आ रही है क्योंकि उन्होंने अपने नाक को बहुत तेज कवर किया था। वो घर के बिल्कुल बीचों बीच खड़े थे। उन्होंने कहा, कुछ बहुत गलत हुआ है और बहुत गलत होने वाला है। सब बहुत घबरा गए। ये सारी बातें सुनकर नंदिनी के पापा ने कहा, कुछ भी बक रहा है ये, निकालो इसे। उन्होंने कहा, किसी लड़की पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। फकीर बाबा ने पूछा, क्या आपके घर में कोई बच्ची बार बार बीमार पड़ रही है? क्या उसका जिस्म इतना सुलग रहा है जैसे कि उसको लग रहा हो कि आग लगी हुई हो? ये सुनते ही सब उनकी तरफ ही देखने लगे। उन्होंने कहा, क्या ये हो रहा है? सबकी खामोशी ने उनको जवाब दे दिया था। उन्होंने पूछा, बच्ची किस कमरे में है? और फिर फकीर बाबा को अंकल नंदिनी के कमरे में ले आए। अंकल और फकीर बाबा ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि जब वो कमरे का दरवाजा खोलेंगे तो नंदिनी लाल आंखें लिए बैठी होगी। उन्हें देखकर वो अजीब सी शक्ल बनाने लगी और फिर वो कहने लगी, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों आया है तू? इस लड़की को तो मैं ले जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये कहकर नंदिनी ने फ्लावर वास की तरफ इशारा किया और इशारा पाते ही वो फ्लावर वास फकीर बाबा की तरफ जा गिरा। वो अगर नहीं हटते तो शायद उन्हें बुरी तरह से चोट लग जाती। इस हरकत के बावजूद न जाने वो फकीर बाबा क्या पढ़ रहे थे। वो शायद कोई दुआ पढ़ रहे थे और उस दुआ या कलमे की ताकत इतनी थी कि वो नंदिनी के माथे पे हाथ रखे थे। न जाने उन्होंने क्या देखा। नंदिनी ने बहुत जोर से उन्हें धक्का दिया और वो गिर गए। वो शायद उन्हें मार डालना चाहती थी। वो अगर दरवाजा बंद करके और अंकल को बाहर खींचते हुए ना लाते तो शायद नंदिनी उनके साथ अपने पापा को भी मार देती। अभी वो अंदर से चीखें मार रही थी। उसे अंदर लॉक कर दिया गया। सब बहुत डरे हुए थे और किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या गया। और फिर जो उन फकीर साहब ने बताया, ओ भाई साहब, सबके दिल बैठ गए। उन्होंने कहा, आपकी बच्चियों पर किसी ने काला जादू किया है। नैना की माँ ने कहा, लेकिन कैसे? फकीर साहब ने कहा, इन बच्चियों के बाल पर। नैना की माँ नैना की तरफ देखने लगी। फकीर साहब ने कहा, बाल बहुत सारे थे, उसके पास बहुत सारे बाल थे, लेकिन नसीब सब पर टोक था। लेकिन सिर्फ एक बाल ऐसा था कि जिसकी लौट पे कोई टोक न था। बिना टोक थी वो बाल, और वो बाल शायद आपकी बच्ची नंदिनी की थी। और नंदिनी पर वो जादू काम कर गया। वो जिसने भी जादू किया था वो जानना चाहता था कि जिस पे वो जादू कर रहा है वो उस पे असर कर रहा है या नहीं। वो अपनी शक्तियों से जान गया था कि जिस पे जादू किया है वो किस हाल में और कहाँ है। वो हॉस्पिटल भी आया था। जब नंदिनी को बुखार आया था वो देखने आया था कि किस पर जादू हुआ है। नैना ने पूछा, क्यों? ऐसा क्यों हुआ फकीर बाबा? उन्होंने कहा, ये कोई नया नया है जिसने अभी अभी सिद्धि प्राप्त की है। आजमाने के लिए उसने ये कर दिया और उसकी इस हरकत से नंदिनी का ये हाल है। नंदिनी की माँ ने पूछा, ऐसे क्यों बात कर रही थी नंदिनी, जैसे कोई और भी था? फकीर साहब बोले, उस पर अब एक प्रेत आत्मा का भी कब्जा है। उस प्रेत ने नंदिनी पर कब्जा कर लिया क्योंकि
काला जादू का असर तो ये है कि नंदिनी को हर वक्त ये लगता है कि उसका शरीर जल रहा है, जो तकलीफ वो नंदिनी को पहुंचाता है। बाबा ने कहा और वो प्रेत भी उस वक्त उसके पीछे लग गया जिस रात इसके बाल खुले थे और ये तेज खुशबू लगाए कहीं गई थी। नैना सोच में थी कि आखिर उसके साथ ऐसा कुछ भी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बाल तो उसने भी फेंके थे, लेकिन उसने अनजाने में टोक लगा दिया था। उसकी माँ की सख्ती और हर वक्त उसकी माँ की टोक में कि बाल बिना टोक के ना फेंको और शाम ढले बाद कोई बाहर ना जाना, बिना जरूरी काम और खुशबू बिल्कुल ना लगाना शायद नैना को बचा ले गया। वो सब रोने लगे क्योंकि वो नंदिनी को खोना नहीं चाहते थे। फकीर बाबा चाहते हुए भी नंदिनी को नहीं बचा सके। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो नंदिनी का पूरा जिस्म अकड़ा हुआ था। वो प्रेत उसे मार चुका था। नंदिनी की मौत हो गई। क्यों, कैसे, क्या, सब आज भी राज है। लेकिन एक बात है, हमारे बड़े बुजुर्ग का कहना कि टोक लगा के बालों को फेंका करो, कहीं शाम होए बाद बिना काम बाहर ना जाओ, तेज खुशबू ना लगाओ। ये सब कितना सच है वो अब आप ही फैसला करेंगे और हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना बेहद ख्याल रखें। स्टे ट्यून्ड।